भारतीय पुलिस सेवा के अफसर अमिताभ ठाकुर को एक तो जबरिया सेवानिवृत्ति दी गई, दूसरे तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इस प्रकार घर से ले जाकर जेल भेजा गया, जिससे करोड़ों लोगों ने देखा। लोगों ने अपने अपने ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त की कि क्या ऐसे किसी भारतीय पुलिस सेवा के अफसर को इस प्रकार घिरा करके पुलिस ले जाएगी। उसे भी देखा आपने, 7 महीने तक जेल में रह करके अमिताभ ठाकुर जी आए हैं। आज हमारी पहली मुलाकात हो रही है जेल से आने के बाद। भाई साहब, शुभकामना। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहूँगा, जेल सुखद अनुभूति रही अथवा उसका नकारात्मक किस भाव, एक लाइन में। जाहिर सी बात है कि कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो अत्यंत नकारात्मक थीं जी, लेकिन साथ ही साथ यह एक ऐसा अनुभव था जिससे मैं महरूम था। ईश्वर की कृपा रही कि वह अनुभव चाहे जिस भी हालात में हुआ हो, वह अनुभव हुआ। उसके अच्छे और बुरे क्या पक्ष थे वह सब जानने, सुनने का, समझने का अवसर मिला। भाई साहब, भगवान राम जब वन में जाते हैं तो उन्होंने एक सकारात्मक पक्ष धारण करते हुए यह कहा, मानस में लिखा है, पिता दीन मोहि कानन राजू। कानन माने जंगल। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। वहाँ मेरी बड़ी आवश्यकता है। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी वहाँ आवश्यकता थी कैदियों के मौलिक अधिकारों का हनन, किस प्रकार वहाँ जो बंदी रक्षक से लेकर के जेलर और अधीक्षक तक का क्रूरतम व्यवहार इत्यादि इत्यादि इत्यादि। देखिए, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। और जो मैंने कहा नकारात्मक पहलू जो रहा वह यह नहीं रहा कि मैं वहाँ क्यों भेजा गया। वह नकारात्मक पहलू ये था कि चूँकि मेरे प्रकरण को लेके मुझे मुझे लगता है कि आदेश ऐसे रहे होंगे, विशेष करके मानसिक रूप से। और कभी कभी तो गाली गलौज भी, कई ऐसे दृष्टांत आए कि व्यक्तिगत मुझे गाली गलौज का सामना करना पड़ा। और ऐसे शब्दों का जो जानबूझ के डिमोरलाइजिंग शब्दों का मुझे तन्हाई की स्थिति में रखा गया, मात्र 1-2 कैदियों के साथ। जो तन्हाई की स्थिति अथवा तन्हाई दो चीज़ें हैं। तन्हाई की स्थिति एक अलग बात हो गई, और तन्हाई एक जेल में होता है जो पहले रखा जाता था, तो उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, मैंने तन्हाई की स्थिति कहा क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला नहीं रखा गया था। लेकिन यह है कि जो 50 लोगों का जो बैरक है, जो यूजुअल बैरक होता है, जिसमें मान लीजिए 50-60 कई बार तो मैं देखता हूं कि ओवर क्राउडेड यहाँ की जेल्स रहते हैं, वहाँ मैं और शुरू के 1 महीने में मात्र मेरे साथ एक और व्यक्ति जिनसे मेरी कोई बातचीत नहीं हो पाती थी, तो वह लगभग तन्हाई की स्थिति थी। पूर्ण तन्हाई नहीं थी वो, लेकिन तन्हाई से भी वो कम नहीं था। बाद में जब मैंने इस बात को कई बार कहा तो कई सारे ऐसे लोगों को वहाँ भेज दिया गया, कई सारे मतलब 3 और लोगों को, जिसके कारण मेरी स्थिति अत्यंत विषम हो गई। मैंने उस पर ऐतराज़ किया। मुझे तो यहाँ तक आशंका हो गई थी कि मेरे साथ कुछ अनिष्ट करने को ये सब किया गया है। और उसके बाद की स्थितियाँ बदली, तब भी मुश्किल से 2-3 लोग और मेरे साथ रहे। वह पूरी तरह तन्हाई की स्थिति रही, क्योंकि मेरा पृष्ठभूमि, शैक्षिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि रहा, उन लोगों का रहा, इतना अलग था कि मैं उनसे लगभग इंटरेक्शंस नहीं हो पाते थे। लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा, वह प्रश्न मैंने क्या अनुभव किया, क्या किया, वह एक अलग पहलू है। मुझसे लेके क्या व्यवहार हुआ अलग पहलू है। जो दूसरा पहलू है, जो आपने ये कहा कि वहाँ भी मेरे बहुत सारे काम थे, ऐसा भगवान श्री राम ने कहा, तो मुझे यह महसूस हुआ कि निश्चित रूप से मेरी और मेरे जैसे सिरफिरों की जेल में बेहद ज़रूरत है। क्योंकि कई ऐसे पक्ष हैं, कई ऐसे पहलू हैं जिनको मैं व्यक्तिगत नहीं जानता था, जिनसे एक आम कैदी, एक कैदी जिनसे लगातार रूबरू हो रहा है। निश्चित रूप से इसमें मुझे कहने में अब गुरेज नहीं है, और अब मुझे अधिकार भी हो गया है, क्योंकि मैं भी जेल रिटर्न हूँ। जैसे भारी वाली ये कहते थे कि फला और फला जेल रिटर्न है, मैं भी जेल रिटर्न हूँ। 7 महीने मैंने भी वहाँ पर अपने दिए हैं। तो असाधिकार कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की जेलों में, यूपी की जेलों में बहुत कुछ ऐसा है जिसमें भारी परिवर्तन की ज़रूरत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई आदेशों में कहा है, मैंने वहाँ इसका अध्ययन किया, मैंने इसको कई बार कोट किया, मेरी बात सुनने वाला कौन था आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मात्र इसीलिए कि कोई व्यक्ति जेल भेज दिया जाए वह मनुष्य होना बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता है। उसके समस्त मानवाधिकार बरकरार रहते हैं, सिवाय इस बात की कि उसके चलने फिरने की आज़ादी वगैरह में कुछ बंदिशें लग जाए।
इसके विपरीत मैं आपको बताऊं, एक बार मैं जो पहली बार जो मैं जेल अधीक्षक को मैंने कहा कि मुझे वहाँ एक इंटरव्यू होता है, जेल अधीक्षक से मिलने का समय होता है। मैंने उन्हें कहा कि मुझे आपसे मिलना है। जब मैं उनसे मिलने गया, सामने एक कुर्सी रखी थी। मैंने कहा कि मैं बैठ जाऊं। तो जेल अधीक्षक ने जो बात कही वो मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। उसने कहा, कैदियों को बैठने का अधिकार नहीं है जेल में। मैं अभी तक, मैंने उनसे लिखा पढ़ी में मांगा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने इसकी आवश्यकता भी नहीं समझी। मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कि एक कैदी को, आखिर वह कैदी अगर मनुष्य है तो उसको किसी के सामने कुर्सी पर बैठने का अधिकार क्यों नहीं है? यह कौन सा ऐसा अधिकार है जो विशिष्ट व्यक्तियों को ही होता है? कैदी में ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण उसको अधिकार नहीं है? दूसरी बात मैंने देखी कि जैसे मैं वहाँ था तो मेरा नाम लिखते थे अमिताभ ठाकुर पुत्र तपेश्वर नारायण। आमतौर पे कहीं पर भी किसी भी सरकारी कागज में किसी भी व्यक्ति के नाम, पिता के नाम के आगे श्री, श्रीमती वगैरह जरूर लगता है। तो मैं आज तो भाई मान लीजिए मैं कैदी था, मुझ पर भी लगना चाहिए था, और कम से कम मेरे पिता के नाम के सामने तो निश्चित रूप से श्री लगना चाहिए था। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें भी बता रहा हूँ। यह सब बातें बताती हैं कि किस प्रकार कैदियों को इंसान के रूप में नहीं समझे जाने की जो हम लोग त्रुटि कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, डिमोरलाइज कर रहे हैं। तीसरा उदाहरण मैं बताऊं, एक बार एक वहाँ पर बंदी रक्षक थे, उनसे कोई बात तो मैंने अनुरोध किया, तो उन्होंने मुझसे जिस ढंग से बात की मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, भाई साहब मैं भी इज्जतदार व्यक्ति हूँ, तो मुझे वह शब्द पुनः नहीं भूलेंगे जब उस व्यक्ति ने कहा, काहे के इज्जतदार हो जब जेल में हो। यह शब्द भी मैं कभी नहीं भूलने वाला हूँ कि कोई व्यक्ति अगर जेल भेज दिया जाता है तो उसकी इज्जत खत्म हो जाती है, इज्जतदार नहीं रहता है। और वह वहाँ के खुद जो बंदी रक्षक हैं और जेल वाले इस तरह करते हैं। चौथी बात, जिस प्रकार से वहाँ पर लोगों के साथ उनके सामान चेक किए जाते हैं, जिस प्रकार उनके साथ, मैंने किसी भी बंदी रक्षक को कभी भी किसी भी कैदी के साथ आप कह के या सम्मान पूर्वक या परस्पर सौहार्द से बात करते नहीं देखा। मैं तो चूँकि मैं एक अफसर रहा था, ऊपर से इसमें कोई शक नहीं कि मेरी छवि ऐसी है कि मतलब कुछ समझूँ कि दुर्दांत टाइप की छवि भी कुछ मेरी कई लोगों के बीच है कि लोगों को लगता है कि यह परेशान कर सकता है, इसीलिए मुझसे बस घबराए रहते थे। अन्यथा सामान्यतया मैंने देखा कि वृद्ध व्यक्ति तक को भी, कल का जो बंदी रक्षक है वो तुम करके बात करते थे। मैंने 2-4 बार टोका भी। मैंने कहा कि आप देखिए, अगर आप उनकी इज्जत नहीं करेंगे, आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा ये किया है कि आप उनको उनका जो नेचुरल सम्मान है वो नहीं दे रहे हैं। पांचवी बात, मारपीट। मैंने अपनी आँखों से कई बार मारपीट देखा है। और जो आपने एक बात कही, वह मारपीट भी जैसे ब्रिटिश लोग करते हैं, फूट डालो और राज करो, या एक ऐसा कहा जाता है कि वो करते थे। मैंने अपनी आंखों से जेल में वह नीति जेल के लोगों को अपनाते देखा। वह फूट डालो और राज करो की नीति के तहत जो ये लंबरदार बनाए जाते हैं, जिसको कन्विक्ट ऑफिसर कहते हैं जेल मैनुअल में, तो वही उन्हीं लंबरदारों से बाकी कैदियों की पिटाई करवाते हैं। एक बार मैं वहाँ जा रहा था, जेल के अंदर ही एक जगह में जा रहा था टेलीफोन करने। मैंने देखा कि एक लंबरदार से एक जेलर किसी कैदी को पिटवा रहे हैं, और जब लंबरदार ने मारा तो जेलर ने जो कहा कि इस तरह थोड़ी मारा जाता है। दूसरे लंबरदार को बुलाया, कहा तुम मार के दिखाओ कैसे मारते हैं। और दूसरे लंबरदार ने इतने झन्नाटेदार ढंग से उस मारा कैदी को, कैदी गिर गया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा, साहब हमें भी मार के दिखाइए, मुझे भी, मैं भी तो देखूँ कैसे पिटाई होती है। तो जेलर साहब ने कहा कि भाई तुमसे क्या मतलब है? मैंने कहा, मुझे ऐसी ही चीज़ों से मतलब है। मैं यहाँ हूँ भी ऐसी ही चीज़ों के कारण। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया था जो मैं यहाँ रहता, लेकिन मेरी आदत है दूसरे के फटे में टांग डालने की, और मैं यहाँ पर हूँ। तो इस रूप में जो आपने बात कही, भगवान श्री राम ने जो बात रामचरितमानस में कही थी, वह बात निश्चित रूप से मुझे लगा कि हाँ, कुछ न कुछ मेरा भी प्रयोजन था। अब उन चीज़ों को की बेहतरी करने में मैं कितना प्रयास कर पाऊँगा, कितनी सफलता मिलेगी, वह ईश्वर के हाथ में है। लेकिन इतना निश्चित है कि बहुत सारी बातें मैंने सीखी जो उन बंद कमरों के बीच या उन बंद बाड़ों के बीच हो रही थी, जिनको वो लोग झेल रहे हैं, जो कि हमारे आपकी तरह मनुष्य हैं।
मैंने वहाँ पर जाके जवाहरलाल नेहरू जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी। उसमें उन्होंने उस समय लिखा था कि कम से कम 60-65% लोग ऐसे होते हैं जो निर्दोष होते हैं। मुझे लगा कि अब समय तो एक अच्छी संख्या, शायद संख्या वो प्रतिशत बढ़ ही गया होगा, जो कि निर्दोष सामान्यतया होते हैं और बस किसी तरह पुलिस या किसी व्यवस्था में फंस गए आ गए। ऐसे लोग भी जिन दुर्दांत स्थितियों से, जिन कष्टप्रद स्थितियों से गुजर रहे हैं, जिनका कोई देखने वाला नहीं है, निश्चित रूप से यदि हम अपने आप को वेलफेयर स्टेट मानते हैं तो हमें इन लोगों के प्रति अपने नज़रिया को बदलना होगा। जो हालात चल रहे हैं जेलों के, उनमें एक भारी परिवर्तन की ज़रूरत है। लोक कल्याणकारी राज्य, जैसा कि आपने कहा अमिताभ जी ने, और फिर जेल मैनुअल की भी बात किया। दूसरा विषय कि जेल को सुधार गृह के रूप में अब कहा जाता है, कारागार सुधार गृह हो गया है। लगातार कैदियों के साथ और विचाराधीन कैदी, आप तो सिद्ध दोष क्या बोलते हैं, वो तो थे नहीं था, हाँ, विचाराधीन था, तो सबके साथ ऐसा व्यवहार, उनके साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता जो जिनके ऊपर दोष सिद्ध हो गया है। जी। अमिताभ जी, बहुत से मामलों में मैंने पढ़ा भी, आपने भी पढ़ा है कि जेल से जो पत्र जाते थे और ऐसे मामलों का उल्लेख होता था, कोर्ट उसे पीआईएल के तौर पर ट्रीट करता था। क्या आपने भी कुछ लिखा कि इसे लोकहितवाद के रूप में संस्थित किया जाए? देखिए, जो व्यवहार और सिद्धांत में जो अंतर है वह मुझे जेल में महसूस हुआ। जो मैं चर्चा कर रहा था, एक बहुत बड़ी समस्या, और मुझे तो, मैं कहूँगा तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई कैसी बात कर रहा है, मुझे तो यह लगा, मैंने वहाँ भगत सिंह को पढ़ा, मैंने नेहरू जी को पढ़ा, सुभाष बोस को पढ़ा, उनके ओरिजिनल बुक्स पढ़े। उनके, मुझे तो लगता है कि ब्रिटिश इस मामले में संभवतः ज़्यादा ईमानदार थे कि जो चिट्ठियाँ उनको मिलती थीं उनको वह ईमानदारी से गंतव्य पर भेज देते थे। सुभाष बोस द्वारा मांडला में लिखी हुई तमाम चिट्ठियाँ उनके गंतव्य तक पहुँची, और ये तो पूरा का पूरा इन्होंने अपने जेल में ही लिखा था। जवाहरलाल नेहरू जी ने वो पत्र पहुँचते रहे उनके। लेकिन आज के समय आपका लिखा पत्र गंतव्य पर पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, इसका कोई मैं कह सकता हूँ माई बाप नहीं है। तो कोई पीआईएल ट्रीट होगा नहीं होगा, वो तो कोर्ट तक पहुंचेगा, वह तो बाद की बात है। आपके मैंने वहाँ कुल, चूँकि मुझे एक, जैसे मान लीजिए, अन्य बीमारियों के साथ साथ मुझे एक लिखने की भी बीमारी है, मैं उससे भी ग्रस्त हूँ, तो मैंने 545 चिट्ठियाँ उस 7 महीने में लिखी। मेरे पास एक एक चिट्ठी का रिकॉर्ड है, 545 लेटर्स का। उनमें से मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, मुश्किल से 100-150 चिट्ठियाँ या 100 के आसपास चिट्ठियाँ गंतव्य पर पहुँची। बाकी 445 चिट्ठियाँ कहाँ हैं, 400, वह उनका मेरी जानकारी में कोई माई बाप नहीं है उनमें। उसके अलावा मैंने एक करीब 245 पृष्ठों की एक जेल डायरी लिखी थी, 2 कहानियाँ लिखी थी। एक कहानी लिखी थी मैंने मर्डर करके, जिसको जो मतलब एक उससे बात हुई थी मेरी एक कन्विक्ट से, तो उसकी बातों को मैंने कहानी के रूप में ढाला था। एक कहानी लिखी थी मैंने, कहाँ थे कहाँ आ गए। यह मैंने लिखा था कि जब एक जेलर ने टिप्पणी की थी कि आप अगर सही ढंग से चलते तो आज आप एडीजी होते और आप इस समय कहाँ आए हुए हैं। तो मैंने उसी पर लिखा था, जिसमें मेरा कुल कहना था कि मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मुझे खुशी है कि मैं यहाँ आ गया हूँ, क्योंकि एडीजी तो बहुत लोग बन गए हैं। लेकिन वह मेरी वो 2 कहानियाँ, वो 245 पृष्ठों का जो मेरा जो पांडुलिपि थी, जेल डायरी, वह गायब है। उसका कोई माई बाप नहीं है। मैंने जेलर से कई बार कहा, सुपरिटेंडेंट से कहा, वो वह मुझे वो है, गायब हो गया है, गायब कर दिया गया, इसका ठिकाना नहीं है। भाई साहब, जो पत्र आपने दिया था, पंजीकृत डाक से कुछ थे, कुछ साधारण डाक से, क्या था? नहीं, देखिए, होता क्या है, सबसे बड़ी समस्या जेलों में, कम से कम हिंदुस्तान के जेलों में, जो यूपी के जेलों में है, कि कैदी जो पत्र देता है उसको प्राप्ति नहीं दी जाती है। अच्छा। हाँ, आप बने समझिए कि आप उनके भरोसे पे दे रहे हो, भरोसे लायक तो वो बिल्कुल नहीं है, आप जान ही रहे हैं। उसके विपरीत सबसे बड़ी बात है कि जेल वाले आपको कोई भी छोटी सी भी चीज़ देते हैं तो 10 जगह साइन कराते हैं, अंगूठा लगवाते हैं। आपको कोई चीज़ प्राप्त, आपकी कोई चिट्ठी आएगी 10 जगह प्राप्ति कराएंगे। आप कुछ देंगे बिना प्राप्ति के। मैंने उसके लिए एक बड़ा विरोध किया, लेकिन एक सीमा थी मेरे विरोध करने की। मेरे पास किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं। वो कहते थे कि प्राप्ति कैसे मिल जाएगा कैदी को, उसको प्राप्ति का थोड़ी अधिकार है। जबकि मेरी समझ में तो ये तो हर ऑफिस का एक बुनियादी चीज़ होना चाहिए कि कोई पत्र दिया तो उसकी प्राप्ति होनी चाहिए।